ठीक है. So we are studying about the condition for no emergence from prism. So condition for no emergence from prism is the value of r should be greater than critical angle and value of r dash should be greater than critical angle. In this case, what will happen? The TIR will happen and the ray will not emerge from the prism. Now C is a critical angle. Critical angle कैसे find out करोगे आप? तो for the critical angle, now let's say that this is let's say the outside medium is the rarer medium and this is denoted by NR. ठीक है. And inside, or I can write this medium is N1. ठीक है. And this medium is N2. Inside medium is N2. Okay, so just apply the Snell's law. Just apply the Snell's law. Okay, so by the Snell's law, you can write for Snell's law, you can write for this space. AC के लिए मैं लगा रहा हूँ. ठीक है. AC के लिए आप लगाओगे तो क्या लगाओगे? N2 sin R dash is equal to N1 sin E. Okay. Now here N1 is equal to how much? N1 is equal to 1. Okay. Then N2 is equal to mu. Okay. Now if for the TIR के लिए अपन लगा रहे हैं कि if E is equal to 90 degree, if E is equal to 90 degree, then R dash is equal to critical angle. R dash क्या हो जाएगा? critical angle हो जाएगा for TIR की कंडीशन अपन लगा. ठीक है. तो इसे वैल्यू रख दो आप. N2 की वैल्यू तो म्यू हो गई. साइन R डैश की वैल्यू आपने C रख दी यहाँ पर. ठीक है. देन N1 की वैल्यू 1 है. देन इमरजेंस एंगल जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा. तो यहाँ से आप साइन C निकालोगे तो ये आ जाएगा 1/μ. यू कैन राइट दिस डायरेक्टली ऑल्सो. मैंने तो वैसे सॉल्व करके आपको बता दिया. आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ लिख देना कि साइन C इज इक्वल टू 1/μ. तो साइन C इज इक्वल टू 1/μ हो गया. तो ये एक इक्वेशन आ गई अपने पास. इसको फर्स्ट इक्वेशन कर देते हैं. और ये अपनी कंडीशन है. सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन ये अपनी क्या है? कंडीशंस है. ठीक है. अब आप एक बात ध्यान देना कि जब आपको प्रिज्म मिलेगा तो प्रिज्म में आपको एंगल ऑफ प्रिज्म तो पता होगा. यानी अपने मोस्टली जो फॉर्मुलेज आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? इंसिडेंट एंगल की फॉर्म में, इमरजेंट एंगल की फॉर्म में, एंगल ऑफ प्रिज्म की फॉर्म में और एंगल ऑफ डेविएशन की फॉर्म में. ठीक है. आर और आर डैश की फॉर्म में कोई फॉर्मूले अपने नहीं आ रहे. ठीक है. तो हम क्या करते हैं? इसका सम कर देते हैं. तो जब आप इसका सम करोगे तो r प्लस आर डैश क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 2c आ जाएगा. ठीक है. अब आप जानते ही हैं कि एक इक्वेशन अपन ने निकाली थी, इसमें r प्लस आर डैश किसके बराबर है? a के बराबर है. इक्वेशन एक फाइंड आउट कर रखी है अपन ने. ठीक है. ये ऑलरेडी एक डिराइव्ड इक्वेशन अपने पास कि भाई r प्लस आर डैश इज इक्वल टू क्या? a है. तो यहाँ पर r प्लस आर डैश की वैल्यू में क्या रख दूं? a रख देता हूँ. तो a इज ग्रेटर देन 2c आ जाएगा. ठीक है. या फिर क्या आ जाएगा? जो a की वैल्यू है दिस a/2 इज ग्रेटर देन c आ जाएगा. है ना. और क्या कर सकते हो आप? और ये कर सकते हो कि भाई साइन a/2 इज ग्रेटर देन साइन c कर सकते हो आप. और साइन c की वैल्यू देखा जाए तो साइन a/2 इज ग्रेटर देन साइन c की वैल्यू रख दो आप 1/μ. ठीक है. या फिर इसको क्या कर सकते हो? म्यू इज ग्रेटर देन 1 डिवाइड बाय साइन a/2 ये भी आप लिख सकते हो. और 1 बाय साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है. तो आपके पास ये आ सकता है कि म्यू इज ग्रेटर देन कोसेक a/2. अब बात यही है कि आपको क्वेश्चन में वैल्यूज कौन कौन से गिवन है उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या कंडीशन लगाते हो. ठीक है. हाँ बोलो बेटा. सर ये आपने r प्लस आर डैश इज ग्रेटर देन 2c कहाँ से लिखा? r प्लस आर डैश की वैल्यू a हो गई ना. ये देखो इन दोनों 2 और 3 को ऐड करो. 2 और 3 को ऐड करो तो r प्लस आर डैश और c 2c हो जाएगा ना. आ गया समझ में? यस. ठीक है. अब ये आ गई आपके पास फोर्थ इक्वेशन. तो अब जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज, जब क्वेश्चन में होगा और ये आपसे क्वेश्चन करेंगे कंडीशन फॉर नो इमरजेंस फ्रॉम प्रिज्म. ठीक है. कंडीशन फॉर नो इमरजेंस फ्रॉम प्रिज्म. तो कंडीशन क्या है? एक तो ये है म्यू इज ग्रेटर देन कोसेक a/2. ठीक है. म्यू इज ग्रेटर देन कोसेक a/2. और सेकंड कंडीशन क्या है कि a शुड बी ग्रेटर देन 2c. ठीक है. और वहां पर c क्या है आपका? c इज अ क्रिटिकल एंगल. यहाँ पर c इज अ क्रिटिकल एंगल. सो दीज आर द टू कंडीशंस. अब इन कंडीशंस को आप अप्लाई कैसे करोगे? ये अप्लाई होगी डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन. जो क्वेश्चन गिवन है आपका उस पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी कंडीशन अप्लाई करते हो इसके अंदर. ठीक है.
तो ये है कंडीशन फॉर नो इमरजेंस फ्रॉम प्रिज्म। ओके, सो मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम अ ग्लास प्रिज्म, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मैक्सिमम। तो इसकी भी कंडीशन है, आपको ध्यान रखना है कि भाई डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मैक्सिमम होगा व्हेन आई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, व्हेन आई इज इक्वल टू 90 डिग्री देन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मैक्सिमम। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो इस डायग्राम में, इफ आई विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, अगर आई जो है वो 90 डिग्री हो जाए तो इस आर की वैल्यू किसके बराबर होगी बताओ? अगर ये आई जो है ये 90 डिग्री हो जाए तो आर की वैल्यू किसके बराबर होगी? बोलो सर Sir, क्रिटिकल R एंगल will के be बराबर। greater than 90 degree. सर ग्रेटर देन क्रिटिकल क्रिटिकल एंगल। एंगल के बराबर हो जाएगा ना ये। इफ आई, ये सर देखो क्रिटिकल एक तो एंगल लॉ के ऑफ बराबर होगा। रिवर्सिबिलिटी ध्यान रखना, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है रिफ्रैक्शन में, कि अगर आप उसको रिवर्स कर दो, रेज को रिवर्स कर दो, तो वो सेम पाथ को ट्रेवल करेगी। ठीक है, सेम पाथ को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो अगर आप आई की वैल्यू को 90 डिग्री कर दिया जाए, इफ द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 90 डिग्री देन दिस वैल्यू ऑफ आर विल बी इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। आर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी? क्रिटिकल एंगल के। ठीक है, इस केस में अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है, इस केस में अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई जो रे है वो तो इस केस में कैसे जा रही है, दिस रे इज गोइंग फ्रॉम दिस रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन यू कैन रिवर्स द पाथ, यू कैन रिवर्स द रेज। ठीक है, रेज को रिवर्स कर दो, सेम पाथ को फॉलो करेगी। तो आपका जो आर है वो इंसिडेंट एंगल हो जाएगा और आई जो है वो रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाएगा। तो आपको समझने में और इजीनेस हो जाएगी। अब अगर आई की वैल्यू में 90 डिग्री कर दूं तो आर जो है मेरा वो आर किसके बराबर हो जाएगा? आर क्रिटिकल एंगल के बराबर हो क्रिटिकल जाएगा। एंगल के बराबर हो आर जो है जाएगा। वो हमारा क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि इफ आई इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ आई इज इक्वल टू 90 डिग्री देन आर विल बी इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। जो आर की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी? क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगी। अब अपन जानते हैं कि भाई जो डेल्टा होता है, हमने देखो फॉर्मूला निकाला हुआ है डेल्टा का। डेल्टा जो होता है ये होता है आई प्लस ई माइनस ए। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है? आई प्लस ई माइनस ए होता है। अगर आपको डेल्टा इज इक्वल टू, अगर आपको डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको आई की वैल्यू कितनी रखनी होगी? 90 डिग्री रखनी होगी। तो डेल्टा मैक्सिमम का जो फॉर्मूला आएगा आपके पास वो क्या आ जाएगा? आई की वैल्यू 90 रख दो, तो 90 प्लस ई माइनस ए। तो एक फॉर्मूला तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा मैक्सिमम का। तो डेल्टा मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? 90 प्लस ई माइनस ए, है ना। इसको चलो इस टॉपिक का अपन फर्स्ट कर देते हैं। तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम ये जानते हैं कि भाई ए इज इक्वल टू क्या होता है? ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश होता है नहीं होता? ए की वैल्यू क्या होती है? आर प्लस आर डैश के बराबर होती है ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? ए इज इक्वल टू, अब आर देखो आप, आर किसके, अपन किस, ये मैक्सिमम की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मैक्सिमम की कंडीशन के लिए जो आपका आर है, आर की वैल्यू किसके बराबर है? क्रिटिकल एंगल के बराबर। तो आर की वैल्यू हम रख देते क्रिटिकल एंगल के बराबर प्लस आर डैश आ जाएगा। तो आर डैश इज इक्वल टू ए माइनस क्रिटिकल एंगल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करते हैं, फॉर द फेस AC, जो रिफ्रैक्टिंग फेस है आपका, इधर देखो ये AC वाला, इस AC के लिए अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो ये N2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये N1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये क्या आ जाएगा? N2 साइन, डायरेक्ट भी लिखना सीख लो आप, ये आएगा N2 साइन R डैश इज इक्वल टू N1 साइन E आ जाएगा आपके पास। ठीक है, हमें पता करना है कि E कितना होगा। तो देखो N2 की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर N2 की वैल्यू क्या है? म्यू है। ठीक है, तो N2 की वैल्यू म्यू रख दो, साइन आर डैश की वैल्यू देखो ए माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, N1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये साइन ई आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है आपसे कि साइन इमरजेंट एंगल आपसे पूछ सकता है। तो इमरजेंट एंगल कितना हो जाएगा? म्यू साइन ए माइनस सी आ जाएगा आपके पास, और ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन इनवर्स म्यू साइन ए माइनस सी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो भी फॉर्मूलेज आप निकाल रहे हो किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हो, यानी ये फॉर्मूलेज आप किस केस में लगाओगे? इन केस ऑफ मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम अ ग्लास प्रिज्म। ठीक है, सो दीज आर ऑल द फॉर्मूलाज which are we are going to use when we solve the MCQ questions. ठीक है।